नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रोमांटिक कहानी। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। लाजवंती को अपनी पत्नी बनाकर शेखर ने सभी रिश्तेदारों के साथ साथ अपने पिता की आशाओं पर भी पानी फेर दिया था, क्योंकि वह तो कब से इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेटा ज्यों ही प्रशासनिक सेवा में लगेगा उसका विवाह किसी कमिश्नर या सेक्रेटरी की बेटी से कर देंगे। इससे शेखर के साथ साथ सारे परिवार का उद्धार होगा। बंटी हुई औरत, लाजो को क्यों कर दिया शेखर व विजय ने दरकिनार। रक्षा की भावना से ग्रसित लाजवंती ने आकर्षक देह का सहारा लेकर औरत के अस्तित्व को विभिन्न रूपों में बांट दिया। जिंदगी के उतार चढ़ाव झेलती लाजो को शेखर व विजय ने दरकिनार क्यों कर दिया। लाजवंती को अपनी पत्नी बनाकर शेखर ने सभी रिश्तेदारों के साथ साथ अपने पिता की आशाओं पर भी पानी फेर दिया था, क्योंकि वह तो कब से इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेटा ज्यों ही प्रशासनिक सेवा में लगेगा उसका विवाह किसी कमिश्नर या सेक्रेटरी की बेटी से कर देंगे। इससे शेखर के साथ साथ सारे परिवार का उद्धार होगा। दूरदर्शी शेखर के पिता यह भी जानते थे कि बड़े ओहदेदारों से पारिवारिक संबंध बनाना बेटे के भविष्य के लिए भी जरूरी है, साथ ही स्थानीय प्रशासन पर भी अच्छा रौबदाब बना रहता है। उधर भाई बहनों में यह धुन सवार थी कि कब भैया की शादी हो और कब घर को संभालने वाला कोई आए। उन्हें तो यह भी विश्वास था कि भाभी अवश्य ही अलादीन का चिराग लेकर आएंगी। एक मध्यवर्गीय परिवार के टूटे फूटे स्वप्न। शेखर जब भी अपनी मौसी या बुआ के घर जाता तो उसका स्वागत एक ही वाक्य से होता, बेटे मैंने तुम्हारे लिए सर्वगुण संपन्न सी दुल्हन ढूंढ रखी है, बस नौकरी ज्वाइन करने का इंतजार है। जीवन साथी के मामले में शेखर की सोच कुछ और थी। उसने एक गरीब असहाय लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय किया था। चूंकि लाजवंती उसके सोच के पैमाने पर खरी उतरी थी, इसीलिए उसने उसे अपना जीवन साथी बनाया। बचपन में ही लाजवंती के पिता का देहांत हो चुका था। घर में एक भाई था और 4 बहनें। अब तक 2 बहनों का विवाह हो चुका था। मां थी जो ढाल बनकर बच्चों को ऊंच नीच से बचाने के प्रयास में लगी रहती। शेखर का विचार था कि दरिद्रता में पली हुई लाजवंती जिंदगी के उतार चढ़ाव से परिचित होगी, भले बुरे की उसे पहचान होगी। लाजवंती में ऐसा कुछ भी न था। वह उस गंजी कबूतरी की तरह थी जो महलों में डेरा डाल चुकी हो। शेखर की धारणा गलत साबित हुई। इतना ही नहीं, लाजवंती अपने साथ अपना अतीत भी समेट कर लाई थी। मां के कंधों का बोझ कम करने के लिए 14 वर्ष की आयु में ही लाजवंती को उसकी सबसे बड़ी बहन ने अपने पास बुलाकर स्कूल में दाखिल करा दिया। हर सुबह लाजो सफेद चोली और नीला स्कर्ट पहने अपना बस्ता कंधे पर लटकाए स्कूल जाने लगी। घड़ी की टिक टिक चढ़ती जवानी का अलार्म बन गई। उधर लाजो के रूप में निखार आने लगा, चाल में लचक पैदा होने लगी, आंखें भी चमकने लगी और यौवन का प्रभाव उन्नत दरोजों पर स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। पिता के प्यार की चाहत लिए लाजो अक्सर अपने जीजा के सामने बैठकर अपना पाठ दोहराती या फिर उसकी गोद में सिर रखकर एलिस के वंडरलैंड में खो जाती। जीजा लाजो के केशों में अपनी उंगलियां फेरता या फिर उसके मुलायम गालों को सहलाता तो नारी स्पर्श से उसकी आंखों में नशा छा जाता। लाजो भी नासमझी के कारण इस कोमल अनुभूति का आनंद लेने की टोह में लगी रहती। एक दिन पत्नी की गैर मौजूदगी ने भावनाओं को विवेक पर हावी कर दिया। नदी अपने किनारे तोड़कर अनियंत्रित हो गई। लाजो को जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। उस घटना के बाद लाजो अपने आप से घृणा करने लगी। वह हर समय खोई खोई रहती, परिणाम की कल्पना से ही भयभीत हो जाती। बहन से कहने में भी उसे डर लगता था, इसलिए अंदर ही अंदर घुटती रहती, हालांकि उसमें उसका कोई दोष नहीं था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो असहाय मासूम बच्ची क्या कर सकती थी। मन पर बोझ लिए लाजो को रात भर भयानक सपने आते। अंधेरे जंगलों में वह जान बचाने के लिए भागती, चीखती चिल्लाती, मगर उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आता। सपने में देखा चेहरा जाना पहचाना लगता, पर आंख खुलती तो सपने में देखे चेहरे को पहचानने में असफल रहती। इस तरह एक मासूम बच्ची बड़ी अजीब मानसिक स्थिति में जी रही थी। बहन इतनी पढ़ी लिखी समझदार नहीं थी कि उसके मानसिक द्वंद्व को समझ सकती। इसके बावजूद लाजो को बार बार उसी दलदल में कूदने की तीव्र इच्छा होती। डर और चाह चोर सिपाही का खेल खेलते। कई महीने के बाद जब उसकी बहन को अचानक ही इस संबंध की भनक पड़ी तो उसने लाजो को वापस मायके भेज दिया। उस मासूम बच्ची की आत्मा घायल हो चुकी थी। अब हर पुरुष उसको भूखा और खूंखार नजर आने लगा था। फिर भी मुंह से खून लगी शेरनी की तरह उसको मर्दों की बार बार चाह सताती रहती थी। कॉलेज के यार दोस्तों ने जब घर के दरवाजे खटखटाने शुरू किए तो वह अपनी मां के साथ गांव चली आई।
कुनबे के प्रयास से लाजवंती को देखने के लिए शेखर आया और उसने लाजो को पसंद कर लिया। लाजवंती ने कभी सपने में भी न सोचा था कि उसको ऐसा जीवनसाथी मिल जाएगा, और वह भी किसी मोल तोल के बिना। वह फूली न समा रही थी। पहली रात में एक औरत के अंदर राहत होती है, ऐसा कुछ लाजवंती में न पाकर शेखर को उस पर शक होने लगा। उस पर लाजवंती के व्यवहार ने उसके शक को यकीन में बदला। उस पर लाजवंती के व्यवहार ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। यद्यपि शेखर ने इस बात को टालने की बहुत कोशिश की, मगर उसके दिमाग में अंगारे सुलगते रहे। वह किसको दोषी ठहराता? विवाह के लिए उसने खुद ही सबकी इच्छा के खिलाफ हाँ की थी। अतः परिस्थितियों से समझौता करना ही उसने उचित समझा। लाजवंती अपने अतीत को भूल जाना चाहती थी, मगर अपने द्वारा लूटे जाने की जो पीड़ा उसके मन में घर कर चुकी थी, वह अक्सर उसे झंझोड़ती रहती। शेखर ने उसके अतीत को कुरेद कर जानने का कभी प्रयास नहीं किया। शायद यही वजह थी कि लाजवंती खुद ही अपने गुनाहों के बोझ तले दब रही थी। कई बार उसके दिमाग में आया कि जाकर शेखर के सामने अपनी भूल को स्वीकार कर ले। फिर जो भी दंड वह दे उसे हंसी खुशी सह लेगी, पर हर बार मां की नसीहत आड़े आ जाती। अपनी असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए लाजवंती ने अपनी आकर्षक देह का यह सोचकर सहारा लिया कि शेखर की सबसे बड़ी कमजोरी औरत है। अब वह हर रोज नए पहनावे व मेकअप में शेखर के सामने अपने आप को पेश करने लगी। वह शेखर को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। वह अपनी बाहों की जकड़ शेखर के चारों तरफ इतनी मजबूत कर देना चाहती थी कि वह उसमें से जीवन भर निकल न सके। इसके लिए लाजवंती ने शेखर के हर कदम पर पहरा लगा दिया। उसके सामाजिक जीवन की डोर भी अपने हाथों में ले ली। वह चाहती थी कि शेखर जहां भी जाए उसी के शरीर की गंध ढूंढता फिरे। यह पुरुष जाति से लाजवंती के प्रतिशोध का एक अनोखा ढंग था। अक्सर ऐसा होता है कि करता कोई है और भरता कोई। लाजवंती शेखर के चारों तरफ अपना शिकंजा कसती रही और वह छटपटाता रहा। आखिर तनी हुई रस्सी टूट गई। शेखर ने अपने एक नजदीकी दोस्त से परामर्श किया। तुम तलाक क्यों नहीं ले लेते? दोस्त ने कहा। तलाक शब्द सुनते ही शेखर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, शादी के इतने सालों बाद ढलती उम्र में तलाक? अरे भाई, जब तुम दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे के नहीं हो और तुम्हारी निगाहें हमेशा औरत की तलाश में भटकती रहती हैं। बच्चों को भी तुम लोगों ने भुला दिया है। कभी तुमने सोचा है कि इस हर रोज के लड़ाई झगड़े से बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा? तो मैं क्या करूं? शेखर बोला, वह पढ़ी लिखी औरत है। मैंने सोचा था कि स्थिति की गंभीरता को समझकर या तो वह संभल जाएगी या फिर तलाक के लिए सहमत हो जाएगी, पर वह है कि जोंक की तरह चिपई हुई है। तुम खुद ही तलाक के लिए आवेदन क्यों नहीं कर देते? वैसे भी हमारे देश में औरतें तलाक देने में पहल नहीं करती। एक पति को छोड़कर दूसरे की गोद का आसरा लेने का चलन अभी मध्यवर्गीय परिवारों में आम नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोच विचार किया है। मुसीबत यह है कि इस देश का कानून कुछ ऐसा है कि कोर्ट से तलाक मिलते मिलते वर्षों बीत जाते हैं। फिर तलाक की शर्तें भी तो कठिन हैं। केवल मानसिक स्तर बेमेल होने भर से तलाक नहीं मिलता। तलाक लेने के लिए मुझे यह साबित करना पड़ेगा कि लाजवंती बदचलन औरत है। इसके लिए झूठी गवाही और झूठे सबूत के सहारे कोर्ट में उसकी मिट्टी प्लीद करनी पड़ेगी, और तुम तो जानते हो कि यह सब मुझसे नहीं हो सकता। शेखर, जब तुम तलाक नहीं दे सकते तो भाभी के साथ बैठकर बात कर लो कि वही तुम्हें तलाक दे दें। यही तो रोना है मेरी जिंदगी का। लाजवंती तलाक क्यों देगी? इतने बड़े अधिकारी की बीवी, यह सरकारी ठाट बाट, नौकर चाकर, मकान, गाड़ी, सुविधाओं के नाम पर क्या कुछ नहीं है उसके पास? जिन संबंधियों के सामने आज वह अभिमान से अपना सिर ऊंचा करके अपनी योग्यता की डींगे मारती है, उन्हीं के पास कल वह कौन सा मुंह लेकर जाएगी? ऐसे में वह भला तलाक क्यों देगी? देखो शेखर, तुम्हारा मामला बहुत उलझा हुआ है, फिर भी मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि कोर्ट में आवेदन देने में कोई हर्ज नहीं है। बात तो सही है। अगर तलाक होने में 10 साल भी लग गए तो इस आजीवन कारावास से तो छुटकारा मिल ही सकता है। शेखर अपने दिल की गहराइयों में डूब गया। उन्हीं दिनों शेखर का तबादला पटना हो गया। वह लाजवंती को अकेला छोड़कर बच्चों के साथ पटना चला गया। लाजवंती उसी शहर में इसलिए रुक गई क्योंकि एक कॉलेज में वह लेक्चरर थी। घर में अब वह पहली सी रौनक न थी। शेखर के जाते ही तमाम सरकारी साधन, नौकर चाकर भी चले गए। सारा घर सूना सूना हो गया। रात के समय तो मकान की दीवारें काटने को दौड़ती।
इस अकेलेपन से वह धीरे धीरे उकता गई और फिर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष विजय कुमार की शरण में चली गई। विजय कुमार और लाजवंती के सोचने समझने का ढंग एक जैसा ही था, रुचियां एक जैसी थीं। यहां तक कि दोनों के मुंह का स्वाद भी एक जैसा ही था। दोपहर में खाने के दौरान लाजवंती अपना डब्बा खोलती तो विजय कुमार भी स्वाद लेने आ जाता। तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो, कहाँ से सीखी है यह कला? विजय ने पूछा तो लाजवंती उसकी आंखों में कुछ टटोलते हुए बोली, अपनी माँ से सीखी है मैंने पाक कला। कभी डिनर पर बुलाओ तब बात बने, विजय कुमार ने लाजवंती को छेड़ते हुए कहा। क्यों नहीं, आने वाले रविवार को मेरे साथ ही डिनर कीजिए। लाजवंती को मालूम था कि पुरुष का दिल पेट के रास्ते से ही जीता जा सकता है। अगले रविवार को विजय कुमार लाजवंती के घर पहुंच गया। इस तरह एक बार विजय कुमार को घर आने का मौका मिला तो फिर आने जाने का सिलसिला ही चल पड़ा। अब विजय कुमार न केवल खाने में बल्कि लाजवंती के हर काम में रुचि लेने लगा। उसे तो अब लाजो में एक आदर्श पत्नी का रूप भी दिखाई देने लगा। उसकी निकटता में विजय अपनी गर्लफ्रेंड अर्चना को भी भूल गया, जिसके प्रेम में वह कई सालों से बंधा था। अब उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य लाजवंती को पाना था और कुछ भी नहीं। उधर लाजवंती जैसा चल रहा था वैसा ही चलने देना चाहती थी। इस बंटवारे से उसके जीवन के विविध पहलू निखर रहे थे। भौतिक सुख, ऐशोआराम और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए शेखर का सहारा काफी था और मानसिक संतुष्टि के लिए था विजय कुमार। लाजवंती चाहती थी कि बची खुची जिंदगी इसी तरह व्यतीत हो, मगर विजय इस बंधन को कानूनी रंग देने पर तुला हुआ था। विजय कुमार की अपेक्षाओं से घबराकर लाजवंती ने अपनी छोटी बहन अमृता को आगे कर दिया। उसने अमृता को अपने पास बुलाया, विजय कुमार से परिचय करवाया और फिर स्वयं पीछे हो गई। लाजो का यह तीर भी निशाने पर लगा। शारीरिक भूख और आपसी निकटता ने दो शरीरों को एक कर दिया। लाजवंती तो इसी मौके की तलाश में थी। उसने फौरन दोनों की शादी का नगाड़ा बजवा दिया। विवाह के शोर में लाजवंती के चेहरे पर विजय की मुस्कान झलक रही थी। विजय कुमार ने सोचा कि अमृता के साथ रिश्ता जोड़ने पर लाजवंती भी उसके समीप रहेगी, मगर वह औरत की फितरत से अपरिचित था। लाजवंती बहन का हाथ पीला करते ही उसके साय से भी दूर हो गई। विजय कुमार की आंखों से जब लाजवंती के सौंदर्य का पर्दा हटा तो उसे पता चला कि वह तो लाजो के हाथों ठगा गया है। अतः उसने सोचा, एक गंवार को जीवन भर ढोने से तो अच्छा है कि उसे तलाक लेकर छुटकारा पाया जाए। मन में यह फैसला लेने के बाद विजय कुमार अपनी पूर्व प्रेमिका अर्चना के पास पहुंचा। प्रेम का हवाला दिया, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। यही नहीं, सारा दोष लाजवंती के कंधों पर लाद कर उसने अर्चना के मन में यह बात बिठा दी कि वह निर्दोष है। अर्चना अपने प्रेमी की आंखों में आंसू देखकर पसीज गई और उसने विजय कुमार को माफ कर दिया। एक दिन अदालत परिसर में शेखर की विजय कुमार से भेंट हुई। हेलो विजय, आप यहाँ अदालत में? शेखर ने विजय कुमार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा। हाँ, आज तारीख पड़ी है, विजय कुमार ने उत्तर दिया। कैसी तारीख? शेखर ने फिर पूछा। मैंने अमृता को तलाक देने के लिए कोर्ट में आवेदन किया है। विजय कुमार ने अपनी बात बताकर पूछा। बैठा। पर शेखर बाबू, आप यहाँ अदालत में क्या करने आए हैं? विजय बाबू, आज मेरे भी मुकदमे की तारीख है, मैं भी तो लाजवंती से अलग रह रहा हूँ। मैंने तलाक लेने का मुकदमा दायर कर रखा है, शेखर ने गंभीरता से उत्तर दिया। फिर 10 साल यूं ही बीत गए, तारीखें लगती रहीं। काला कोट पहने वकील आते रहे और जाते रहे। फाइलों पर धूल जमती रही और फिर झड़ती रही। बार बार एक ही नाम दोहराया जाता, शेखर सूरी सुपुत्र रामलाल सूरी हाजिर हो। लाजवंती पत्नी शेखर सूरी हाजिर हो। आज की कहानी समाप्त हुई, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। ओके।